हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16। ये है अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 में। वहाँ पे हम लोगों ने एक मैग्नेट लिया था, इस साइड पे उसका नॉर्थ पोल था और इस साइड पे उसका साउथ पोल था और इन दोनों के दरमियान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। उसके अंदर हम लोगों ने एक कॉइल रखी थी और उस कॉइल को हम लोगों ने बाहर से मैकेनिकल एनर्जी दे के उसको अपने गिर्द घुमाया था। जब वो कॉइल घूमी थी, उसके घूमने से वहाँ उस कॉइल पे लगने वाला फ्लक्स चेंज हुआ था और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस कॉइल के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाते थे, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती थी और उसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में स्टडी कर लिया है। इसके बाद ट्रांसफार्मर जो है ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं या वोल्टेज को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये आर्टिकल भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में स्टडी कर लिया है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को कम से कम ये 2 आर्टिकल का पता होना चाहिए लाजमन, जो कि चैप्टर नंबर 15 में हैं, क्योंकि यही वो बेसिक टॉपिक हैं जिनको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करके आगे सारा स्टडी करेंगे। उन 2 चीज़ों के बारे में जानकारी आपको ज़रूरी है। तो अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करना तो नहीं सीखेंगे, बल्कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को हम डिफरेंट डिवाइसेस पे अप्लाई करेंगे। कैपेसिटर पे अप्लाई करेंगे, रेजिस्टर पे अप्लाई करेंगे, इंडक्टर पे अप्लाई करेंगे, रेजिस्टर और कैपेसिटर पे दोनों पे इकट्ठे अप्लाई करेंगे, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों पे इकट्ठे अप्लाई करेंगे, फिर रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों इकट्ठे पे अप्लाई करेंगे। फिर हम लोग रेजिस्टर कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा के अप्लाई करेंगे, फिर उनको पैरेलल में लगा के अप्लाई करेंगे। इस तरह हम इसकी सारी स्टडी करेंगे कि किस तरह ये अप्लाई किया जाता है और इसके अप्लाई करने से आगे से डिवाइस जो है वो क्या रिस्पॉन्स देती है। फिर हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है जिसने हमारी दुनिया को बदल के रख दिया है उसको इसमें स्टडी करेंगे। फिर ये जो FM रेडियो स्टेशन है या AM रेडियो है, इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, वेव्स कैसे हम तक पहुंचती हैं, हम वेव्स को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी इस चैप्टर में रहेगी। इसमें हम डीपली स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट को। प्रोडक्शन नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिंग करंट जब डिफरेंट डिवाइसेस को अप्लाई किया जाता है तो आगे से क्या रिस्पॉन्स देती हैं, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद करवा दूँ, ये चैप्टर नंबर 15 में भी है लेकिन हल्का सा मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। उसको याद करवाने से पहले भी एक छोटी सी बात, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थॉमस एडिसन और दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास वेस्टिंग हाउस, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। ये बात है सन 1880 की, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी थी। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, DC यानी डायरेक्ट करंट के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब बात ये चल रही थी कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो बिजली है, इसको हमने लोगों को सप्लाई करना है, सिटी में इसको सप्लाई करना है। तो क्या ऐसा करना चाहिए, कौन सी आपको यूज़ करना चाहिए, AC से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी चाहिए या DC को इस्तेमाल करके सप्लाई करनी चाहिए। तो ये जो 2 साइंटिस्ट जिनका मैंने नाम बोला, इनके दरमियान एक सख्त किस्म की डिबेट हुई और उस डिबेट में क्या मौक़िफ़ था सुनिए। जो एडिसन थे वो कहते थे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो DC करंट का इस्तेमाल करके होनी चाहिए, और जो वेस्टिंग हाउस थे, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, वो कहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए हमको अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करना चाहिए। ये उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स बताए। वेस्टिंग हाउस का जो पॉइंट है उसकी मैंने, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इसी की बात मानी गई, इसी को बाद में एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इसके दलाइल एज़ कम्पेयर टू उसके ज़्यादा पावरफुल थे। इसने क्या कहा, इसने कहा जी AC का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने इससे पूछा भाई क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ये आंसर देते हैं कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में एक टॉपिक पढ़ा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ AC के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, DC के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने कहा इससे क्या होगा, इसने कहा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके आप AC को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस तरह आप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके करंट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा DC के साथ पॉसिबल नहीं है। दूसरी इसने बात कही कि जो AC है वो DC की निस्बत अगर हम इसको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वायर्स की मदद से, तो AC को भेजना सस्ता पड़ता है, AC की ट्रांसमिशन सस्ती है, इसकी कास्ट कम है, लेकिन DC की ट्रांसमिशन के लिए आपको ज़्यादा कास्ट लगाना पड़ेगी, अच्छी वायर्स इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो ये इसके मौक़िफ़ था, लेकिन इन बातों की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगा कि सस्ता क्यों पड़ता है, ठीक है, DC क्यों महंगा पड़ता है,
एसी जो है ये कॉस्टली नहीं है, डीसी की ट्रांसमिशन जो है वो महंगी पड़ती है, इसके लिए अच्छी वायर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो यहाँ पे मैं स्टडी करूँगा, डिस्कस करूँगा यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है जो हम लोगों ने स्टडी करनी है, वो है लाइन लॉसेस। लाइन लॉसेस क्या होते हैं, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, इसको ज़रा समझिए। मैंने यहाँ पे एक वायर बनाई है, ये ब्लू कलर में जो आपको मैंने दिखाई है। इस वायर के इधर मैंने बैटरी का लो पोटेंशियल लगाया, इधर बैटरी का हाई पोटेंशियल लगाया है। ये ब्लू कलर की वायर है, इसमें रेड कलर से जो मैंने ये लगाए हुए हैं, ये इसके अंदर एटम्स हैं सॉलिड के, और ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट बनाए हैं, ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर। अब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट को इंडिकेट किया है। इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर फ्लो करता है, हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक करंट को रिप्रेजेंट किया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एनर्जी लेके जाता है बैटरी से, ये एनर्जी बैटरी जब इसको सप्लाई करती है, ये जब चलता है, ठीक है, इसके चलने से इसकी ये सॉलिड के एटम के साथ कोलिजन्स होती हैं, और कोलिजन के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन साहब अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। चूँकि कोलिजन हुई है, जैसे मैं अगर किसी चीज़ को, मेरा बाइक पे जा रहा हूँ, अगर मैं बाइक पे किसी कार को मारता हूँ तो क्या होगा, बाइक की एनर्जी कम हो जाएगी और कार की एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरह जब भी कोलिजन्स होती हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ को धक्का मारती है, जैसे ये चीज़ है, इसको मैं ऐसे मारता हूँ तो जो चीज़ आ रही थी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और जिसको उसने मारा है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जब चल के बैटरी के उस तरफ जाता है तो रास्ते में यहाँ पे कौन सा कोई साफ़ रास्ता है, रास्ते में बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है, बल्कि रास्ते में हर्डल्स हैं, उसके लिए रुकावटें हैं। जब वो यहाँ से चलेगा, हर्डल्स के साथ इसकी कोलिजन्स होगी, उन कोलिजन्स के नतीजे में ये बेचारा अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा, और ये जो एटम्स हैं वो एनर्जी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और इससे एनर्जी लेने से उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा, या यूँ कह लें उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा हुआ है, किसी चीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन चले, कोलिजन्स हुई, कोलिजन से उन्होंने एनर्जी लूज़ की, एटम्स ने एनर्जी गेन की, उससे उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ, तो फिर इस वाली वायर का टेम्परेचर रेस कर जाता है और बाहर का टेम्परेचर इससे कम होता है। फिर क्या होता है, ये लो जो एनवायरनमेंट है लो टेम्परेचर पे है, और ये जो वायर है ये हाई टेम्परेचर पे है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी जो है वो इमिट होना स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चलते समय वायर के अंदर से अपनी एनर्जी को लूज़ करता है ड्यू टू कोलिजन, इस वाली खूबी को बोलते हैं रेजिस्टेंस उस मटेरियल की। और ये जो उसकी एनर्जी लूज़ होती है, जो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसको हम बोलते हैं लाइन लॉसेस। ठीक है जी, ये लाइन लॉसेस की डेफिनेशन है। इसी ने बताया कि जो वेस्टिंग हाउस है, इन्होंने कहा डीसी से लाइन लॉसेस ज़्यादा होंगे, एसी से लाइन लॉसेस कम होंगे। ये तो इन्फॉर्मेशनल पॉइंट्स हैं। अब इनके पीछे लॉजिक क्या थी, कैसे डीसी महंगा पड़ता है, एसी कैसे सस्ता है, डीसी से लाइन लॉसेस ज़्यादा कैसे होते हैं, एसी से लाइन लॉसेस कैसे कम होते हैं। तो ये थोड़े मैथमेटिक्स है, हम लोग मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके इसको देखते हैं कि किस तरह होता है। तो इसमें जो वायर में करंट के गुजरने की वजह से लाइन लॉसेस हुए थे, अगर हम देखेंगे कितनी हीट प्रोड्यूस हो चुकी है, तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास I²R/T, इसको हम बोलते हैं जॉल हीटिंग लॉ। ये 10th स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसको मैं अगेन लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी है जिसको हम लाइन लॉसेस कहते हैं, वो होता है I²R/T। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये करंट है, और ये जो है ये वायर की, उस वायर की रेजिस्टेंस है, और ये टी का मतलब होता है जो टाइम हो चुका है वहाँ से करंट को गुजरते हुए, जितना टाइम बीत चुका है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, उसको ज़रा देखते हैं। वो ट्रांसफार्मर की क्या इक्वेशन थी, हमने पढ़ा है VS ओवर पढ़ा है VP इज इक्वल टू IP, और था हमारे पास IS। ठीक है जी। यहाँ पे ट्रांसफार्मर की मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये एक बॉक्स
कंसीडर करते हैं। इसमें हमारे पास ये एक कॉइल थी, ठीक है जी, और यहाँ पे ये एक कॉइल थी। इसको जो वोल्टेज दिए हैं वो Vp है और इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो Ip है और इसके जो वोल्टेज हैं वो सेकेंडरी हैं Vs और इससे जो मिलने वाला करंट है वो Is होगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ और, ये वोल्टेज और ये करंट है। हम अगर इस इक्वेशन को देखें, इस ट्रांसफार्मर की इक्वेशन को, तो पता चलता है कि सेकेंडरी कॉइल के जो वोल्टेज हैं वो करंट के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी सेकेंडरी कॉइल के जो वोल्टेज हैं वो सेकेंडरी कॉइल के साथ जो उसमें से गुजरने वाला करंट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज बढ़ा लें, यानी इसको अगर हम एज अ स्टेप अप यूज़ करें, तो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएंगे लेकिन सेकेंडरी का करंट क्या हो जाएगा, कम। तो रिज़ल्ट क्या मिला हम लोगों को कि ट्रांसफार्मर में, इसकी सारी तफसील उस लेक्चर में होगी जो ट्रांसफार्मर का है, तो वोल्टेज बढ़ने से करंट कैसे कम हो गया, लेकिन हम इसको ये मान के चलेंगे क्योंकि हम वहाँ सारी इसकी तफसील जो है पढ़ चुके हैं। तो रिज़ल्ट क्या मिला कि अगर हम ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, अगर हम उसको यूज़ करके सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज बढ़ा लेंगे तो हमारा करंट क्या होगा, कम। तो सबक मिल गया हमको कि अगर किसी तरीके से वोल्टेज में इजाफा कर लिया जाए ट्रांसफार्मर की मदद से, तो वोल्टेज में इजाफे की वजह से जो करंट है वो कम हो जाता है। लेकिन ये किसकी मदद से होगा, तो आंसर है ये ट्रांसफार्मर की मदद से होगा। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर किस करंट के लिए काम करता है, तो आंसर है ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए ट्रांसफार्मर काम करता है, डीसी के लिए ये काम नहीं करता। ये अलग से उस वीडियो में मैंने बताया होगा कि किस तरह। अब वोल्टेज बढ़ाया, करंट कम हो गया, ट्रांसफार्मर का ये काम है। ट्रांसफार्मर ऐसे क्यों करता है ये अलग स्टडी रहे। अब अगर हम करंट कम कर लें इससे क्या होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। जो लाइन लॉसेस होते हैं वायर में, मिसाल के तौर पर यहाँ पे डैम है, ठीक है, डैम से हम लोगों ने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, ये डैम से इलेक्ट्रिसिटी सीधी हमारे घर में आ रही है। यहाँ पे हमारा घर है, ठीक है जी, ये हमारा घर है, होम। यहाँ पे ये क्या है, अब हमारे पास डैम से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहाँ पहुँचा रहे हैं, अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रहे हैं, ठीक है जी। हम एक काम करते हैं कि जो रियल लाइन है इसमें जो लॉसेस होने हैं उसका फार्मूला लिख लेते हैं। वो होगा, लाइन में जो लॉसेस होने हैं वो होंगे I² R/T। अब मुझे बताइए, यहाँ पे अगर आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, इस जगह पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा दें, स्टेप अप। अगर आप यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो वोल्टेज क्या कर देगा, यहाँ डैम से बढ़ा देगा, और ये जो जाने वाला करंट है इस तरफ, जो करंट का फ्लो है, वोल्टेज बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा, हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, चूँकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज थे, उन वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोगों ने बढ़ा लिया। अगर वोल्टेज बढ़ चुके हैं तो करंट क्या हो चुका है, कम। अगर करंट कम हो गया है तो देखिए ज़रा, जो एनर्जी लॉसेस होने हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, हीट एनर्जी का जो लॉस होना है या लाइन लॉसेस होने हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं करंट के स्केयर के। तो अगर हमारे पास जो करंट है वो कम हो चुका है, ये देखिए वोल्टेज बढ़ा दिए, करंट कम हो गया। अगर करंट कम हो गया तो इसके अंदर जो लाइन लॉसेस हैं, जो हीट एनर्जी है वो भी कम प्रोड्यूस होगी, तो हमारी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। बात समझ गए। हाँ, अगर आपके पास डीसी होता तो क्या डीसी से हम लोग वोल्टेज बढ़ा सकते थे, आंसर है डीसी से ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता, डीसी पे ट्रांसफार्मर वर्किंग नहीं करता।
क्लियर। अगर वो वर्किंग नहीं करता तो वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते। अगर डीसी वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते तो करंट को कम नहीं कर सकते। अगर करंट कम नहीं होता तो करंट क्या रहेगा, ज़्यादा। अगर करंट ज़्यादा रहेगा तो हीट एनर्जी रास्ते में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लाइन लॉसेस ज़्यादा होंगे, हीट एनर्जी ज़्यादा पैदा हो जाएगी, हमारी एनर्जी की वेस्टेज बढ़ जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, डीसी भेजना, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने डीसी भेज के रहना है, क्या करेंगे, अगर डीसी भेज के रहना है तो फिर हम लाइन लॉसेस को किस तरह कम कर पाएंगे। देखिए डीसी चूँकि आपने कह दिया, अब जिद है मेरी, अगर डीसी मैंने कह दिया तो इसका मतलब करंट वोल्टेज में स्टेप अप नहीं कर सकता, डीसी के वोल्टेज नहीं बढ़ सकते। अगर वोल्टेज नहीं बढ़ सकते तो करंट चेंज नहीं होता। अगर डीसी में करंट को हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होना, तो फिर हीट एनर्जी कम कैसे होगी। तो इसमें हमें क्या करना होगा, फॉर डीसी के लिए टू रिड्यूस लाइन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस लाइन लॉसेस, तो अगर लाइन लॉस को कम करना है, क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, टाइम को कैसे कम कर ले, हमें तो बिजली हर टाइम चाहिए, क्या करना पड़ेगा, हमको रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो डीसी में रिड्यूस करने के लिए लाइन लॉसेस को, करंट तो हम वोल्टेज नहीं कर सकते ज़्यादा, करंट कम नहीं होना डीसी के लिए, तो फिर कैसे कम होगा, एक ऑप्शन बचा रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर लें तो हमारी जो हीट एनर्जी है जो लॉस होना वो भी कम हो जाएगा। पर रेजिस्टेंस को कम कैसे करेंगे, हमें पता है रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस चीज़ पे, उसकी लेंथ पे, उस वायर के एरिया पे, उस मटेरियल की नेचर पे, और वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उस पे। हम टेम्परेचर कैसे लें, गर्मियाँ हो सर्दियाँ कैसे लें, नेचर अच्छी के लिए पैसा लगेगा, कॉपर की वायर बहुत महंगी है, एरिया मोटा लगाने के लिए मटेरियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, पैसा लगेगा, क्या करें। लेंथ को कम कैसे कर सकते हैं, जब हमारा डैम और का घर 500 किलोमीटर का फासला है, लेंथ कम नहीं कर सकते, एरिया मोटा लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन एरिया पे पैसा लगेगा मोटा लगाने के लिए, अच्छी नेचर इस्तेमाल करने के लिए कॉपर यूज़ करना पड़ेगा या सिल्वर यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकला, अगर आप लोगों ने एसी करंट फ्लो करेगा, लाइन लॉसेस को रिड्यूस करना है, तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज बढ़ाएं, करंट कम करें, हीट एनर्जी कम कर लें, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ा। अगर डीसी का इस्तेमाल करते, लाइन लॉसेस को कम करना पड़ता, तो कैसे करते, करंट उसमें वोल्टेज बढ़ नहीं सकती, ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसमें करंट कम नहीं हो सकता, तो फिर किससे कम करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी लेंथ को कम करना होगा। लेंथ कैसे कम कर लें, डैम को कैसे अपने पास ले आएं, एरिया बड़ा करना होगा, एरिया तार मोटी इस्तेमाल करेंगे, महंगी पड़ेगी, पैसा लगेगा, तार की नेचर अच्छी वाली गुड कंडक्टर मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। गुड कंडक्टर की एग्जांपल कौन होती है, सिल्वर, दूसरी कौन एग्जांपल होती है इसकी, कॉपर। तो ये क्या है, महंगी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, डीसी के लिए रेजिस्टेंस को कम करना पड़ा, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोगों को अच्छा मटेरियल यूज़ करना पड़ा, थिक मटेरियल यूज़ करना पड़ा, जिसके लिए ज़्यादा कास्ट लगेगी। अगर हम लोग एसी इस्तेमाल कर लें, हमें वायर इसका कोई मसला नहीं है, हल्की कंपनी की वायर यूज़ करें, ब्रिक वायर इस्तेमाल करें, ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली वायर करें, जितनी मर्जी रेजिस्टेंस हो, कोई मसला नहीं है, बस क्या कर लें, करंट को कम कर लें। कैसे करंट को कम करेंगे, वोल्टेज बढ़ा के। तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा पावरफुल मिला, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो वेस्टिंग हाउस की बात थी वो ज़्यादा जो है, इसके पॉइंट जो है आर्गूमेंट्स हैं वो ज़्यादा मजबूत थे उसके, तो इसलिए अब ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो एसी का यूज़ किया जाता है। तो मेरा ख्याल, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डीसी में लाइन लॉसेस कम करने के लिए खर्चा लगता है, लेकिन एसी के लिए लाइन लॉसेस कम करने के लिए खर्चा नहीं लगता। क्यों, डीसी में लाइन लॉसेस कम करने का एक ऑप्शन है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए खर्चा चाहिए, और वायर पूरी की पूरी वायर मोटी यूज़ करना पड़ेगी, अच्छे मटेरियल की यूज़ करना पड़ेगी, पैसा लगेगा, नहीं लगा सकते। अगर आपके पास एसी है, एक सिर्फ ट्रांसफार्मर लगाइए जहाँ पे बिजली पैदा होती है, वो ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, वोल्टेज का इजाफा कर देगा। वोल्टेज जब बढ़ जाएंगे, करंट क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे। सो वी प्रेफर एसी। और हमें लॉन्ग रेंज या लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन करनी है, तो हम लोगों को किसका यूज़ करना चाहिए, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वी
यूज AC इन लो कास्ट, इन लो कास्ट। और ये किस वजह से है सारा? ये सारा है ड्यू टू ट्रांसफार्मर, ये सारा ट्रांसफार्मर की मदद से होता है ऐसा। क्लियर? अब यहाँ पे वोल्टेज हमारे यहाँ पे घर में पहुँच गए, बहुत हाई वोल्टेज है। अगर AC इस्तेमाल किए तो हम अपने घर के पास यहाँ पे क्या लगाते हैं? ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर लगा के हम अगेन इन वोल्टेज को जो है वो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ठीक है जी। जब स्टेप डाउन को ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो दोबारा फिर यहाँ पे हम जो है वो वोल्टेज 220 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये था जी सारा AC और DC के बारे में बहस। ये सवाल आता है अक्सर के वर्ल्ड वाइड जो है या दूर दराज तक जो हम लोगों को जो भेजना होता है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी होती है, AC का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी करना है हमारे चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे पास वोल्टेज या करंट दो तरह का होता है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डायरेक्ट करंट क्या होता है या DC वोल्टेज क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट कह लें। ठीक है, डायरेक्ट करंट या आप ऐसे पढ़ सकते हैं DC वोल्टेज। ये करंट है, ये DC वोल्टेज है। DC वोल्टेज क्या होते हैं इसको ज़रा देख लीजिए, ये क्या चीज़ है इसको समझ लें। DC वोल्टेज, ये दो तरह के वोल्टेज हैं, या सिंपल ये कह लें ऐसे वोल्टेज होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन है, बल्कि इसको पहले तो दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। ये होते हैं, एक होता है पल्सेटिंग DC, एक होता है पल्सेटिंग DC, और दूसरा हमारे पास होता है स्मूथ DC। स्मूथ DC, दोनों को समझ लें। पल्सेटिंग DC क्या है, स्मूथ DC क्या है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये इस एक्सिस पे मैं शो कर देता हूँ टाइम, इस पे नेगेटिव वोल्टेज और इस पे पॉजिटिव। ये देखें पल्सेटिंग DC में ये वोल्टेज का ग्राफ अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का होता है। और अगर हम बात करें स्मूथ DC की, तो जो स्मूथ DC है उसका जो ग्राफ होता है, यहाँ पे क्या चीज़ है, टाइम, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ज़ीरो। इसका अगर आप ग्राफ देखते हैं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। ये पल्सेटिंग DC कैसा है, ये देखिए, ये बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। और ये क्या है, फिक्स रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। बस इसमें टाइम गुजर रहा है, वोल्टेज ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, वही रहते हैं। टाइम गुजरता है, वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, कम होते हैं। तो ये इसका है, लेकिन रहते क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको अब क्या कह सकते हैं, इसकी अगर मैं सिंबल की बात करूं, DC सोर्स का सिंबल कैसा होता है। इसमें अगर एक सेल बनाए तो ये इसका सिंबल होता है सिंगल सेल का, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव। अगर एक से ज़्यादा सेल हों, मिसाल के तौर पर ये एक सेल, फिर इसके साथ ये दूसरा सेल, फिर इसके साथ ये तीसरा सेल, फिर इसके साथ ये चौथा, एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। ये जो चीज़ है, एक सेल है सिंगल DC सोर्स, ये आपके पास जो है ये बैटरी है। ठीक है जी, ये DC सोर्स का सिंबल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास एक रजिस्टर है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे DC सोर्स लगा दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो आप इसमें देखेंगे कि ये प्लस, ये माइनस, ये रजिस्टर का कौन सा टर्मिनल है, A, ये कौन सा है, B। जो DC होता है, A पे कौन सी पोलैरिटी है बैटरी की, पॉजिटिव, और B पे कौन सी है, नेगेटिव। हमेशा करंट किधर फ्लो कर रहा है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो डीसी करंट होता है उसकी खूबी होती है टाइम गुजरता जाता है लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अगर हम ए को मान लेते हैं, ए को ले लेते हैं पॉइंट को, तो ए, अब मैंने चेक किया क्या पोलैरिटी है इस पे पॉजिटिव, थोड़ी देर बाद भी ए पे क्या है पॉजिटिव, कल को भी पॉजिटिव, परसों को भी पॉजिटिव, उससे अगले दिन भी पॉजिटिव। तो टाइम के गुजरने से इसकी पोलैरिटी जो है वही रहती है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अगर मैं ए को चूज़ कर लूँ यहाँ पे एज आ पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ बनाऊँ तो ए क्या है पॉजिटिव, फिर भी क्या है पॉजिटिव। अलबत्ता इसकी वैल्यू बढ़ रही है लेकिन है पॉजिटिव, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, लेकिन क्या रहती है पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर ए का पोटेंशियल पॉजिटिव 1 है, फिर पॉजिटिव 2 हो गया, फिर पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, फिर पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 1, 0, फिर पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 1, 0, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5 एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हैं, ए की वैल्यू बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, लेकिन इसकी क्या रहती है पोलैरिटी पॉजिटिव। और हमेशा करंट की डायरेक्शन किधर रहती है, ए से बी की तरफ। आप क्या देख रहे हैं, पल्सेटिंग डीसी में जो वोल्टेज की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है या वोल्टेज जो है वो क्या रहते हैं, वोल्टेज जो है इसकी जो मैग्नीट्यूड है, वोल्टेज की मैग्नीट्यूड क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन इसकी वोल्टेज की जो डायरेक्शन है या करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्लियर। और अगर हम इसकी बात करें स्मूथ डीसी की, तो स्मूथ डीसी की जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है या करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। और वोल्टेज की या करंट की फिर से जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो आपको मैंने कितनी तरह के डीसी समझाए, 2 तरह के। एक डीसी कौन सा है, पल्सेटिंग डीसी। कौन सा दूसरा डीसी है, स्मूथ डीसी। पल्सेटिंग डीसी में क्या होता है, कौन सी चीज़ दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन ये है कि पोलैरिटी चेंज नहीं होती। जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है, पल्सेटिंग डीसी में वोल्टेज की मैग्नीट्यूड बढ़ती है कम होती है, 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 लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं होती। जो चीज़ पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगी, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगी, जो करंट की डायरेक्शन है हर टाइम वही रहेगी। अगर हम इसकी बात करें, इसके साथ कॉमन पॉइंट ये है कि इसकी पोलैरिटी भी हमेशा पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगी, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगी। लेकिन इसके अंदर दूसरी क्या चीज़ है, इसके वोल्टेज ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहती है, डायरेक्शन भी फिक्स रहती है। और इसकी क्या फिक्स रहती है, डायरेक्शन फिक्स रहती है, मैग्नीट्यूड चेंज होती रहती है। अगर इसकी बात करें, ये +1 +2 +3 +4 +5 +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +4 +3 +2 +1 0। और इसमें क्या होगा, अगर इसकी बात करें, ये अब चेक किया +5, फिर भी +5, थोड़ी देर बाद भी +5 +5 +5, हमेशा जितना है उतना ही रहेगा। और इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही रहेगा, ना इसके वोल्टेज चेंज हो सकते हैं ना इसका करंट चेंज होता है। स्मूथ डीसी कहते हैं। इसमें वोल्टेज की वैल्यू वेरी करती है लेकिन डायरेक्शन फिक्स रहती है। ये था जी डीसी का कॉन्सेप्ट। हम इसके बाद अब स्टडी करेंगे एसी के बारे में। एसी की प्रोडक्शन की थोड़ी सी बात कर लें ज़रा। हम लोगों ने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, एसी प्रोडक्शन, हल्का सा इसको हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास चैप्टर नंबर 15 में यहाँ पे आपके पास ये एक नॉर्थ पोल था, यहाँ पे आपके पास ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल, और इसके दरमियान में हमारे पास क्या चीज़ थी, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी थी, एक ऐसे कॉइल थी, ठीक है जी। ये इसके 2 टर्मिनल हैं, एक का नाम ए रख लें, एक का नाम बी रख लें। यहाँ शाफ्ट होती थी इसके लगी हुई, और शाफ्ट को हम इधर से क्या करवाते थे,
रोटेट करवाते थे कोई मैकेनिकल सोर्स की मदद से, पानी से, किसी भी तरह से। और यहाँ जो ईएमएफ पैदा हुई थी या वोल्टेज पैदा हुए थे, और ये एसी जनरेटर है, ठीक है, ये बराबर आए थे हमारे पास एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। ये हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा था। ये वोल्टेज हैं जो यहाँ इसके क्रॉस पैदा हुए थे। एक बात याद रहे, ये जो एंगल है ये दरमियान है किसके, यहाँ पे जो ये एरिया है इसके वेक्टर एरिया के, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान एंगल लिया जाता है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ओमेगा क्या है, इसकी गोल घूमने वाली एंगुलर वेलोसिटी। a क्या है, इस कॉइल का एरिया। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे जो है वो इंटेंसिटी है। और थीटा मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा, ये सारी चीज़ें क्या रखते हैं हम लोग, फिक्स रखते हैं। जो नंबर ऑफ टर्न्स एक दफ़ा बना दिए वो फिक्स हो गए। जितनी वेलोसिटी देनी थी वो भी फिक्स कर दी। एरिया जितना कॉइल का था वो फिक्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जितनी लगानी थी लगा दी। अब मुझे बताइए, ये सारा फैक्टर अगर कांस्टेंट है तो वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहे हैं, साइन थीटा पे। इसका मतलब जिस तरह साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी उसी तरह से इन वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। अब साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो सुन लो, जो साइन थीटा होता है, आप कैलकुलेटर यूज़ करें। साइन थीटा जो होता है 0 से लेकर, अगर हम बात करें 0 से लेकर 90 तक, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा कैलकुलेटर में पुट करिए, साइन 0 0 होता है, साइन 1 कुछ वैल्यू आएगी, साइन 2 उससे ज़्यादा, साइन 3 उससे ज़्यादा, 0 से 9 तक 90 तक साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। फिर 90 से लेकर 180 तक साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है कम होती है। फिर 180 से लेकर 270 तक साइन ऑफ थीटा की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है, यानी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। फिर 270 से लेकर 360 तक साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो कम होती है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, साइन की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1 होती है, और ये 270 पे होती है, 270 के थीटा पे, और ये होती है 90 के थीटा पे। इस पे ये -1 होती है और इस पे इसकी वैल्यू +1 होती है। अगर हम साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। और ये किस एंगल पे आती है, अगर आपका थीटा 180 हो, थीटा 0 डिग्री हो, अगर थीटा जो है वो 360 डिग्री हो। ये वो थीटाज हैं साइन के जिस पर साइन की वैल्यू 0 आती है। तो जब ये कॉइल घूमेगी, ऐसे एंगल किसके बीच लेना है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। ये प्लेन है, इसका वेक्टर एरिया किधर है, बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर को। जैसे जैसे कॉइल घूमती जाएगी ये वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर इसके दरमियान एंगल चेंज होगा तो एंगल बदलेगा, एंगल बदलेगा तो साइन ऑफ थीटा बदलेगा, साइन ऑफ थीटा बदलेगा तो ये इस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये भी बदलेंगे। अब देखिए 0 से 90 तक साइन थीटा क्या है, बढ़ता है। फिर 90 के बाद साइन थीटा कम होता है। फिर 180 से 270 तक साइन थीटा नेगेटिव सेंस में बढ़ता है। फिर 270 से 360 तक साइन थीटा कम होता है। अगर हम इस वोल्टेज का ग्राफ बनाएं थीटे के दरमियान और वोल्टेज के दरमियान, जो इससे अल्टरनेटिंग जनरेटर से हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से 90 तक साइन थीटा, 90 से 180 तक साइन थीटा, 180 से 360 तक साइन थीटा, 360 से 270 तक साइन थीटा, 270 से 360 तक साइन थीटा, 360 से 470 तक साइन थीटा, 470 से 570 तक साइन थीटा, 570 से 670 तक साइन थीटा, 670 से 770 तक साइन थीटा, 770 से 870 तक साइन थीटा, 870 से 970 तक साइन थीटा, 970 से 1070 तक साइन थीटा, 1070 से 1170 तक साइन थीटा, 1170 से 1270 तक साइन थीटा, 1270 से 1370 तक साइन थीटा, 1370 से 1470 तक साइन थीटा, 1470 से 1570 तक साइन थीटा, 1570 से 1670 तक साइन थीटा, 1670 से 1770 तक साइन थीटा, 1770 से 1870 तक साइन थीटा, 1870 से 1970 तक साइन थीटा, 1970 से 2170 तक साइन थीटा, 2170 से 2270
एक साइड पे वोल्टेज ले लें प्लस में, इधर ज़ीरो, नीचे पे नेगेटिव, और इस साइड पे हम लोग टाइम ले लेते हैं। अब देखिए कॉइल शुरू होती है मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के दरमियान। मिसाल के तौर पर कॉइल इस तरह है, देखिए अगर कॉइल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है वेक्टोरियल भी, इधर को एंगल कितना है 0। अब कॉइल ऐसे घूम गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है पर कॉइल का वेक्टोरियल इधर को एंगल बन गया 30। अब कॉइल इधर को घूम गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर है वेक्टोरियल इधर एंगल बन गया 80। कॉइल ऐसे घूम गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर है वेक्टोरियल अंदर का एंगल कितना हो गया 90। तो जैसे जैसे कॉइल इसमें घूमती जाएगी, जैसे जैसे कॉइल इसमें घूमती जाएगी, इसका एंगल 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 एंड सो ऑन। इस तरह से एंगल चेंज होता जाएगा। अगर हम वोल्टेज देखें जो पैदा होते हैं, मुझे बताइए जब वोल्टेज 0 से 90 बढ़ेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक जब एंगल बढ़ेगा, क्लियर, तो साइन क्या थीटे की वैल्यू जब पुट करेंगे साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेंगे। तो मैंने क्या शो किया, वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किस एंगल तक बढ़ते गए 90 तक। यूँ ही कॉइल ने एंगल, यहाँ पे देखिए कॉइल का एंगल कितना था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कॉइल इधर चलेगी, एंगल कितना है 90, ग्राफ यहाँ तक आया। जब कॉइल फर्दर ऐसे घूमती है तो एंगल 90 से बढ़ता है, जब एंगल 90 से बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो जब एंगल 90 से फर्दर गया, इधर आप टाइम ले लें या एंगल ले लें, एंगल फर्दर जब 90 से बढ़ेगा तो इसके वोल्टेज की वैल्यू जो है वो साइन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, साइन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू भी 90 से बढ़ा तो साइन थीटा बढ़ता है पर साइन थीटा का आंसर कम होता है, साइन थीटा कम होता है, वोल्टेज भी कम होते हैं। तो जब एंगल 180 होगा, यहाँ पे एंगल कितना है 180, इस पे वोल्टेज कितने हो चुके हैं 0। मैंने लिखा है साइन के 180 पर वोल्टेज कितने, साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। साइन की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वोल्टेज भी कितने हैं 0। इसके बाद फर्दर जब कॉइल घूमती है मज़ीद आगे तो एंगल क्या है 180 से भी बढ़ेगा। जब 180 से बढ़ेगा तो आप क्या देखते हैं, जब 180 से बढ़ता है साइन का एंगल 180 से 270 के दरमियान साइन थीटा बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, ऊपर वाली वैल्यू को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे को ग्राफ बनेगा। अब फर्दर एंगल बढ़ने से वैल्यू क्या हो रही है नेगेटिव, तो ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरह करके ऐसे बनेगा। लेकिन यहाँ 270 पे जाके उसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव में बढ़ सकती थी बढ़ गई, 180 से 270 तक बढ़ती है नेगेटिव सेंस में। फिर 270 से जब फर्दर आगे चलेंगे साइन की वैल्यू कम होगी, अगर साइन की वैल्यू कम होगी तो फिर इसकी वैल्यू भी कम होगी। एक और चीज़ को समझिए यहाँ पे ज़रा, ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, ये देखें, ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, इसके ये दो टर्मिनल्स हैं, एक इसका ये टर्मिनल है और दूसरा इसका ये टर्मिनल है, ठीक है। अब जैसे मैंने ए और बी नाम रखा था, ये अल्टरनेटिंग सोर्स ए और बी, इसका नाम मैंने क्या रख दिया ए और इसका नाम क्या रख दिया बी। यहाँ पे हम लोग बाहर क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टर लगा देते हैं ऐसे, ये हमने ऐसे रेजिस्टर लगा दिया। अब देखो हम ना ए पॉइंट को पकड़ लेते हैं, किसको पकड़ लेते हैं, मैंने देखा जो ए पॉइंट है इस पे कौन सी पोलैरिटी है पॉजिटिव, बी पे कौन सी है नेगेटिव। करंट किधर फ्लो होगा ए से बी की तरफ, और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ से अगर देखें तो ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या होता है, जब इतना हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद सिचुएशन बदल जाती है। यही फिर मैं अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स बनाने जा रहा हूँ। ये इसका टर्मिनल जिसको हमने पकड़ा था, हम एक टर्मिनल को पकड़ के सारी बात करेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। जब भी ग्राफ बनाना है एक टर्मिनल को देख के सारा ग्राफ बनाते हैं। तो पहले जब हमने इस इंटरवल में देखा ए क्या था पॉजिटिव, बी क्या था नेगेटिव, तो हमने ए को पकड़ के बात की। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ए पे कैसे वोल्टेज है पॉजिटिव, क्लियर।
फिर जब हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, इधर से भी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, अगला हाफ जब चालू होता है तो यही वाला ए टर्मिनल पे कौन सी पोलैरिटी आ जाती है, नेगेटिव, और ये वाला जो बी था इस पे क्या आ जाती है, पॉजिटिव। अगर फिर उसी तरह मैं ऐसे रजिस्टर को लगाऊं तो ये जो रजिस्टर होगा आर, अब देखिए करंट किधर फ्लो होगा, अब कौन है, हाई, करंट की डायरेक्शन जो है बदल गई। पहले करंट कैसे था, क्लॉकवाइज, अब करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हाफ साइकिल जब इधर से कंप्लीट होता है, ए टर्मिनल हाफ के लिए क्या रहता है, पॉजिटिव, और ये ग्राफ बनता है। फिर इधर जब 180 से आगे निकलता है तो वही टर्मिनल जो ए पॉजिटिव था वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। फिर इस टर्मिनल ए का जो ग्राफ बनाएंगे वो नेगेटिव में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है नेगेटिव का, जस्ट नेगेटिव के मीनिंग्स ये हैं करंट की डायरेक्शन बदलना। नेगेटिव का मतलब यहाँ वैल्यू का कम होना नहीं है। अगर मैं बोलूँ -5 और +5 दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, अगर +5 ले रहे हैं इट्स मीन दैट करंट ए से बी की तरफ है, अगर -5 ले रहे हैं वो भी उतना ही है, बस वो बी से ए की तरफ है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मेरे पास 0 रुपये हैं, फिर मेरे पास 1 रुपया है, मैंने किसी को दिया अपने भाई को, फिर मैंने 2 रुपये दिए, फिर अगले दिन 3 रुपये, अगले दिन 4 रुपये, फिर अगले दिन 5 रुपये, फिर अगले दिन उससे कम 3 4 दिए, फिर अगले दिन 3 रुपये दिए मैंने उसको, फिर अगले दिन 2 रुपये दिए, फिर अगले दिन 0, फिर अगले दिन 1 रुपया। तो क्या देखा, मेरे पैसे पहले जो मैं उसको दे रहा था बढ़ रहे थे, फिर मेरे पैसे कम हो रहे थे, लेकिन मेरी तरफ से उसको जा रहे थे। फिर क्या होता है, जब मेरे पास 0 हो जाता है तो पैसे उसकी तरफ से आना शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0। क्या देखा, जब मैं दे रहा था पहले मैं ज़्यादा दे रहा था, फिर मैं कम दे रहा था और उस तरफ जा रहे थे। अब क्या हुआ, कुछ समय मुकम्मल होने के बाद वही पैसे मेरी तरफ आना शुरू हो गए। जिस तरह से जितने मेरी तरफ से उधर गए थे उसी तरह से, उसी अंदाज से, उसी पैटर्न से, उसी सीक्वेंस से मेरी तरफ आ रहे हैं। क्लियर। तो जो पैसे, क्या देखा आपने, पैसे पहले मेरी तरफ से उधर जा रहे थे, कुछ समय बीतने के बाद पैसे उसकी तरफ से मेरे पास आ रहे हैं। क्या हम फिक्स पैसे देते हैं रोज़? नहीं। पहले दिन कुछ और दिए, फिर अगले दिन और दिए, अगले दिन और, अगले दिन और अगले दिन और। फिर जब मेरे 0 हो गए फिर उधर से आना शुरू हुए। क्या जो पैसे हैं हमेशा मेरी तरफ से उधर जाएंगे? आंसर है नो। पहले मेरी तरफ से उधर जाएंगे, फिर उसकी तरफ से मेरी तरफ आएंगे, फिर मेरी तरफ से उधर जाएंगे, फिर उसकी तरफ से मेरी तरफ आएंगे। किस अंदाज में हम पैसे देते हैं? इस अंदाज में देते हैं कि शुरू में थोड़े हैं, फिर उससे ज़्यादा देते हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। फिर वो हमको देता है शुरू में थोड़े, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर 0, फिर मैं देना। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है इधर में। जो करंट होता है या वोल्टेज होते हैं, इसके अगर ये पॉजिटिव है पहले इसके वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, या इसका करंट जो है इसकी तरफ पहले 0 होता है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया। फिर इसके बाद वैल्यू कम होते 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 0 हो गई, लेकिन डायरेक्शन क्या रही? इसी तरफ रही। ए की डायरेक्शन क्या रही? पॉजिटिव। फिर जब इधर से कॉइल ने अपना आधा चक्कर मुकम्मल कर लिया, क्या देखा आपने? ए के टर्मिनल पे क्या आ चुका है? नेगेटिव। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? नीचे को बनाएगा। ऊपर का मतलब क्या था? इसको हमने पॉजिटिव माना था, करंट इस तरफ जा रहा था। कुछ टाइम बीतने के बाद करंट बजाय इससे इधर जाने के करंट इसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। अगर इससे जाए तो इसको हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और ग्राफ ये बनेगा। अगर करंट इसकी तरफ आए तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? नेगेटिव। ये मैंने ग्राफ बना दिया। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। तो किस तरह ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, किस तरह अल्टरनेटिंग करंट है। 0 से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर है पॉजिटिव, कम होता गया कम होता गया, 0 हो गया। फिर क्या हुआ? डायरेक्शन बदल गई, बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है? बदल चुकी है। क्लियर। बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, लेकिन ए से बी की तरफ है। बढ़ता है कम होता है लेकिन बी से ए की तरफ है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर होता है। पहले समझ गए, इसको क्लियर होगी ये हर चीज़, ठीक है जी, किस तरह इसका सारा बिहेवियर है। अब हम लोग इसको ज़रा फर्दर एनालाइज करते हैं कि अगर आपके पास फार्मूला है
V इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा, ये वोल्टेज का फार्मूला है। मुझे बताइए ये चीज़ पे मैक्सिमम वोल्टेज कब मिलेंगे? किसी रकम में साइन थीटा कास थीटा आ जाए तो मैक्सिमम का लफ्ज़ या मिनिमम का बोला जाए तो इसको देखा करो, ठीक है जी। अगर हम देखें, अगर थीटा हो 90 तो वोल्टेज क्या होंगे? वोल्टेज हो जाएंगे मैक्सिमम वोल्टेज, ये V नॉट से लिखेंगे हम इनको। मुझे बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमने बना ली है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैं उसका ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला, ठीक है जी। ये V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, इनको हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी कहते हैं। ये क्योंकि हर लम्हे पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, जैसे अगला लम्हा आता है तो इसकी वैल्यू बदल जाती है, तो डिफरेंट इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, तो ये इसका फार्मूला है। इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द AC वोल्टेज भी कहते हैं। ये V नॉट इसकी पीक वैल्यू भी इसको कहा जा सकता है, V नॉट को इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी कह सकते हैं, या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज भी कह सकते हैं। ये थीटा है, ये थीटा वही है जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिस इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया। अब हम लोगों को जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका तो जनरल फार्मूला मिल गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, यहाँ लिख सकते हैं ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बनाने जा रहे हैं करंट का फार्मूला। तो हम लोगों को ओहम ने बताया हुआ है कि अगर आपको वोल्टेज का पता हो, रेजिस्टेंस का पता हो, तो आप करंट का फार्मूला भी बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हमारे पास जो करंट होगा वो बराबर होगा V ओवर R के। ये भी इंस्टेंटेनियस करंट है, ये देखें, ये आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V, इसको हमने अप्लाई कर दिए। अब इसमें से क्या चीज़ गुजर रही है? करंट गुजर रहा है I, और वो करंट बराबर है वोल्टेज डिवाइडेड बाई R। ये वोल्टेज, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ पुट कर देंगे, V नॉट साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, डिवीजन में R आ जाएगा, ठीक है जी। ये करंट का फार्मूला बन गया। हम ये चाह रहे हैं कि इस करंट के फार्मूले को भी जो है देखा जाए कि कब करंट मैक्सिमम गुजरेगा, कब करंट मिनिमम गुजरेगा। तो किसी भी फार्मूले में अगर साइन थीटा आ रहा हो या कॉस थीटा आ रहा हो तो वर्ड मैक्सिमम या मिनिमम बोला जाए तो उसका मतलब ये लिया जाता है कि कॉस की या साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी। तो यहाँ आप चाहते हैं करंट हमको मैक्सिमम मिले, तो ये देखें V नॉट क्या है? V नॉट हमारे पास ये होता है, ये याद रखिए, यहाँ हम इसको V नॉट कह के आए हुए हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, जब एक दफ़ा बना ली तो फिक्स होगी। R जो हमने लगा दी वो भी फिक्स है। अगर करंट की वैल्यू में वेरिएशन है तो किसकी वजह से? साइन ऑफ थीटा की वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन अगर थीटा हो हमारे पास 90, थीटा 90 पर जो करंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? I इक्वल टू I नॉट। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सा एंगल है जिस एंगल पे आपका अल्टरनेटिंग करंट जो है मैक्सिमम होता है। तो हमें पता होना चाहिए ये उसका फार्मूला है। ये साइन के अगर मैक्सिमम होता है साइन थीटा तो ये भी मैक्सिमम है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम होगा जब एंगल कितना होगा? 90। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? I की जगह मैंने क्या लिख दिया? I नॉट। ये I नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ये V नॉट और बटे में कौन आ जाएगा? R और साइन ऑफ 90। देखिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है मैक्सिमम वैल्यू साइन की, तो तब इसको मैंने I नॉट लिखा। अब हम I नॉट को अगर देखें तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी V नॉट ओवर R। ये तो जो है वैल्यू ये 1 हो गई। अब ये देखिए, ये भी याद रखिए, I नॉट हमारे पास किसके इक्वल है? V नॉट ओवर R के। अब इस I नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट करें, ज़रा इसमें पुट करें, जैसे वोल्टेज में किया था हम लोगों ने। ये फार्मूला था, मैक्सिमम कंडीशन लगा के ये किसकी वैल्यू निकाली? V नॉट की, और V नॉट को फिर हमने इसकी जगह पुट किया था। तो जब इसकी जगह पुट किया था तो ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह हम लोगों ने ये करंट का जनरल फार्मूला लिखा, इसकी कंडीशन लगाई कि ये मैक्सिमम कब होता है, वो कंडीशन लगाने से ये चीज़ मिली, इसको I नॉट कह दिया। अब इसको हम इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हम इसमें इन्वॉल्व करें अगर,
तो ये यहाँ पे आई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई नाट, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है वी नाट और आर क्या आ गया आई नाट इंटू क्या आ गया हमारे पास साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास करंट का फार्मूला आ गया। इसको आप इंस्टेंटेनियस एसी करंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हर लम्हे के बाद ये करंट भी क्या होता है चेंज होता है। जैसे ये वोल्टेज की वेव फॉर्म थी, वोल्टेज का क्या फार्मूला था वी नॉट साइन ऑफ थीटा, तो इस तरह की वेव फॉर्म बनी। इसी तरह करंट का फार्मूला क्या है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ भी उसी तरह होगा। यहाँ पे देखें ये प्लस आई ले लें, यहाँ पे माइनस में आई ले लें, और यहाँ पे आप लोग ले लें एंगल थीटा, और ये देखें ये ऐसे करंट बढ़ता है फिर ऐसे करंट कम होता है। बिल्कुल इसका बिहेवियर वोल्टेज ऐसा, क्यों वोल्टेज के अंदर क्या आ रहा है, वोल्टेज के अंदर साइन थीटा आ रहा है और इसके अंदर भी क्या आ रहा है साइन थीटा। इसका ग्राफ भी कैसा है साइन थीटा जैसा, और करंट का ग्राफ भी कैसा है साइन ऑफ थीटा के फंक्शन जैसा या साइन फंक्शन जैसा। यहाँ तक हम लोगों ने ये ग्राफ बना लिया। अब एक चीज़ याद रहनी चाहिए कि यहाँ पे आई नाट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नाट होता है एन ओमेगा ए बी, डिवीजन में क्या है आर, ये भी आप इस चीज़ को भी जो है आई नाट का नाम दिया जा सकता है। ठीक है जी। अब हम लोगों के पास क्या चीज़ मिल गई है, ये देखिए हम क्या स्टडी कर रहे थे, एसी जनरेटर 15वें चैप्टर में पढ़ा है। हम लोगों ने इसके मिलने वाले जो वोल्टेज थे उसका फार्मूला लिखा। फार्मूले को देखते हुए हम लोगों ने देखा साइन थीटा आ रहा है, इसकी वेव फॉर्म बनाई। फिर वोल्टेज का एक नया फार्मूला बनाया वी नाट की टर्म में। फिर हमने इसके बाद करंट का फार्मूला बनाने की कोशिश की कि जो करंट सप्लाई करता है किसी रजिस्टर को, हमारे पास ये करंट का जनरल फार्मूला आ गया इसी करंट का, और ये वोल्टेज का जनरल फार्मूला आ गया। इनकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है 90 के एंगल पे। इसी तरह करंट की भी जो वैल्यू है मैक्सिमम 90 पे, इसी तरह वोल्टेज की वैल्यू भी किस पे मिलती है मैक्सिमम 90 के एंगल पे। क्लियर। इसी तरह इसकी मैक्सिमम वैल्यू 270 पे मिल सकती है, क्योंकि 270 पे भी जाके जो है साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो वहाँ पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन ये डायरेक्शन जो है उसकी रिवर्स हो जाएगी। उसी तरह बाकी इसका बिहेवियर है वोल्टेज जैसा। अब हम अगली चीज़ जो देखेंगे वो इसके थोड़ा ये फार्मूलाज हैं, थोड़े देख लें। हमारे पास जो एंगल होता है वो बराबर होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम, और ये बराबर होता है 2 पाई और कैपिटल टी, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t कैपिटल। अगर हम मेगा की बात करें तो मेगा क्या है 2 पाई और कैपिटल टी, तो 2 पाई को 1/t की जगह मैंने क्या लिख दिया f, और थीटा क्या है ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या आ गया 2 पाई और कैपिटल टी, मेगा की जगह आ गया ना 2 पाई और कैपिटल टी, और यहाँ क्या आ गया ये, और इसकी जगह हमने 2 पाई ऐसे लिख दिया 1/t f लिख दिया। हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं थीटा ओमेगा एफ। क्लियर। इसके ये मैंने फार्मूला इसमें मॉडिफिकेशन की, मैंने ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया, ये ओमेगा की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, ये इक्वेशन बन गई। फिर इसके बाद मैंने थीटा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट की, ये इक्वेशन बन गई। फिर थीटा की जगह मैंने 1/2 की वैल्यू पुट की, 1/t की वैल्यू पुट की, तो ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशनें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब हम लोग फर्दर एनालिसिस करते हैं कि अगर v ये है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी नॉट साइन ऑफ थीटा। हम थीटे की जगह क्या लिख सकते हैं, वी नॉट है साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है ओमेगा टी। इसको फर्दर देखिए वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा किसके इक्वल होता है, यहाँ से देखें 2 पाई और कैपिटल टी इंटू क्या आ जाएगा स्मॉल टी। ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। इसके बाद फर्दर क्या बन सकता है, ये वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई, ये 1/t की जगह क्या आ जाएगा f आ जाएगा यहाँ t। ये चारों फार्मूले हम लोगों को आने चाहिए। ये बेसिकली एक ही चीज़ है, बस फर्दर थीटा की वैल्यू पुट की, ओमेगा टी आ गया, ओमेगा की वैल्यू पुट की, 2 पाई और कैपिटल टी आ गया, 1/t की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे f आ गया। ये आपके पास फार्मूला है, ये है सारा सेम ही चीज़, लेकिन बस ये इन टर्म्स ऑफ थीटा है, ये इन टर्म्स ऑफ मेगा और टी है, ये इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड टी है, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम। हमको सारे फार्मूले याद रखने। इसी तरह करंट के फार्मूलाज बनेंगे जैसे मैंने वोल्टेज के फार्मूलाज बनाए। अब ये फार्मूलाज हम लोगों ने याद कर लिए। इसके बाद हम लोगों को फर्दर देखना है वेव फॉर्म को, इसको फर्दर स्टडी करना है। तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि क्या किस एंगल पे क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ हम लोगों को स्टडी करनी है। अब देखिए ज़रा, एक रिलेशन है किसके दरमियान, एंगल के दरमियान, थीटा के दरमियान और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दरमियान। वो होता है थीटा इज इक्वल टू
ओमेगा इंटू टी, और यहाँ पे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर कैपिटल टी, और यहाँ क्या है स्मॉल टी, जितना टाइम बीत गया है वहाँ उसको घूमते घूमते। अब हम इसको मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ये आपका एसी वोल्टेज का ग्राफ है। ये है आपके पास टाइम की एक्सेस, और ये है आपके प्लस वोल्टेज, ये है माइनस, और ये है ज़ीरो। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, पूरे साइकिल को जो टाइम लगता है वो होता है कैपिटल टी। ये पूरे साइकिल को जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल टी या टाइम पीरियड। आधे साइकिल को अगर हम बात करें तो वो लगता है टाइम कैपिटल टी बाय 2। अगर हम आधे से आधे की बात करें तो इसका टी का आधा होता है टी बाई 2, और टी बाई 2 का आधा कितना होगा, टी बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ तक जो टाइम लगता है वो होता है टी बाई 4, और यहाँ तक जो टाइम लगता है वो है टी बाई 2, और यहाँ तक जो टाइम लगेगा, देखिए ये 1 क्वार्टर है, ये 2 क्वार्टर है, और ये 3 क्वार्टर। यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग जाएगा, ये टाइम लग जाएगा 3t बाई 4, और ये पूरे में कितना टाइम लगेगा, ये पूरे में कैपिटल टी, यानी मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, इसको इतना टाइम लगा। इतना साइकिल कंप्लीट होने में कितना लगता है, कैपिटल टी। आधे में कितना लगता है, आधा कैपिटल टी। इससे आधे में कितना लगता है, इस आधे का भी आधा। अब ये 1 क्वार्टर है, टी बाई 4 का मतलब 1 क्वार्टर। यहाँ तक कितना हो गया, 2 क्वार्टर। यहाँ तक 3 क्वार्टर। यहाँ तक कितना हो गया, 4 क्वार्टर। अब हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए ज़रा, ये हम लोगों ने एक साइकिल बना लिया, लेट्स सपोज, इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम। देखें इतना, ये 4 इसे कर लें, इसके हम 1 2 3 और ये 4। एक ही से को टाइम कितना लगता है, ये टी बाई 4 का मतलब होता है क्वार्टर। ये इतने हिस्से को कितना लगा, क्वार्टर टाइम पीरियड। तो यहाँ तक कंप्लीट होने में टाइम जो लग जाता है वो है 1 टी बाई 4। यहाँ तक कंप्लीट होने में टाइम लगता है 2 टी बाई 4। यहाँ तक कंप्लीट होने में टाइम लगता है 3 टी बाई 4, और यहाँ तक जो टाइम लगता है वो होता है 4 टी बाई 4। 1 क्वार्टर मुकम्मल होने में टी बाई 4 लगता है, 2 क्वार्टर मुकम्मल होने में 2 टी बाई 4 लगता है, 3 क्वार्टर मुकम्मल होने में 3 टी बाई 4 लगता है, 4 क्वार्टर मुकम्मल होने में 4 टी बाई 4 लगता है। अगर इसको हम देखें, ये टी बाई 4 ही रहेगा, ये इससे कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी बाई 2 आ जाएगा। ये 3 टी बाई 4 एज इट इज़ रहेगा, ये इसे कट के यहाँ पे टी आ जाएगा। क्लियर। हम लोगों के पास अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये अगेन मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। यहाँ तक टाइम कितना लगता है, कैपिटल टी। यहाँ तक टाइम कितना लगता है, कैपिटल टी बाई 4। यहाँ तक कितना लगता है, कैपिटल टी बाई 2। यहाँ तक कितना लगता है, 3 टी बाई 4। ये मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड को मेंशन किया। पूरे साइकिल को कैपिटल टी, आधे को टी बाई 4, टी बाई 2, उससे आधे को टी बाई 4, इतने हिस्से को 3 टी बाई 4। ये एक रिलेशन है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द टाइम पीरियड। अगर हम इसमें ये कोई टाइम पुट कर दें तो हमको एंगल पता चल सकता है। ये देखिए यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, टाइम। अगर हमें इसे क्या फाइंड करना है, एंगल, हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। हम इस जगह पे देखेंगे एंगल कितना है, इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे, उस जगह पे। हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये रिलेशन है। आप लोग इसमें टाइम पुट करके एंगल मालूम कर सकते हैं, या एंगल पुट करके टाइम मालूम कर सकते हैं। ये इस जगह का टाइम है, ये इस जगह का टाइम है, ये इस जगह का टाइम है, और ये इस जगह का। जब साइकिल कंप्लीट होता है ये टाइम मैंने मेंशन कर दिया ऊपर कि कितना कितना टाइम हो चुका है। मैं इस जगह पे पता करना चाहता हूँ टाइम कितना है। इस जगह पे टाइम कितना है, 0। अगर इसमें मैं t की जगह 0 पुट करता हूँ तो एंगल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या करना है, हम लोगों को इस जगह पे एंगल मालूम करना है। तो इस जगह पे एंगल कितना आ गया, 0। हमें अब इस जगह पे एंगल पता करना है कि इस जगह एंगल कितना है। तो इसमें ये जो आपके पास इक्वेशन है,
इस क्वेश्चन में आप टाइम पुट करें, टाइम कितना है, अब टाइम है t/4, इसमें पुट करें थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर क्या आ जाएगा कैपिटल T, स्मॉल t की जगह क्या आ जाएगा t/4, ये इसे कट गया, ये एंगल आ जाएगा π/2। ये लो जी, इस जगह पे एंगल कितना होता है π/2, ये एंगल रेडियन में है, याद रखिए। फिर अगर मैं ये शर्त लगाता हूँ तो थीटा कितना आता है 0, अगर मैं ये शर्त लगाता हूँ तो थीटा कितना आता है हमारे पास π/2। अब हमें इस जगह पे चेक करना है, इस जगह पे टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास t/2, एंगल कितना आएगा, एंगल का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर कैपिटल T, यहाँ पे स्मॉल t कितना है हमारे पास t/2 है, ये से कट गया, ये से कट गया, आंसर आ गया पाई। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होता है पाई रेडियन होता है। अब हमें इस जगह पे चेक करना है, तो यहाँ पे टाइम पुट करें, टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 3t/4, इसमें पुट करें, ये आ जाएगा थीटा आ जाएगा 2 पाई ओवर कैपिटल T, स्मॉल t की वैल्यू कितनी है 3t/4, ये t से कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास जो एंगल है वो आ जाएगा ये 3 पाई, ये देखिए ये 3 है, ये पाई है, कितना आ गया 3 पाई और कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे एंगल कितना है हमारे पास 3π/2। इस तरह जब इसी फार्मूले को लगा के अब यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो हम लोगों को क्या सबक मिला कि यहाँ पर टाइम कितना है 0, एंगल कितना है 0, यहाँ पे टाइम कितना है t/4 और एंगल कितना है π/2, यहाँ पे टाइम कितना है t/2 और एंगल कितना है पाई, यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है हमारे पास 3t/4 और यहाँ पे एंगल कितना है 3π/2, यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है हमारे पास कैपिटल T और एंगल कितना है 2 पाई। याद रखिए कि एंगल सारे मैंने रेडियन में लिए हैं। अगर हम रेडियन को चेक करें डिग्री में तो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ये सारा एनालिसिस था मैथमेटिकल जो मैंने आपके सामने किया। ये अल्टरनेटिंग जनरेटर था जो हम पहले पढ़ रहे हैं। सारा इसका जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसकी ये इक्वेशन बनी थी ये वाली। इस इक्वेशन पे मैंने कंडीशन लगाई कि मैक्सिमम वैल्यू कब आती है। उस कंडीशन को लेते हुए मैंने V0 को इन्वॉल्व किया। फिर इससे मैंने करंट का फार्मूला बनाया। करंट का फार्मूला बनाने से मैंने इसकी वेव फॉर्म देखी तो बिल्कुल वोल्टेज जैसी वेव फॉर्म आई। फिर इसके बाद मैंने थीटे की जगह ओमेगा टी पुट किया। ये सारा इसके साथ एनालिसिस किया, इसके डिफरेंट फार्मूलाज बनाए। उसके बनाने के बाद हम लोगों ने चेक किया ग्राफ को कि इसके अंदर पूरे ग्राफ को कितना टाइम लगता है। हमें पता चला पूरे ग्राफ में टाइम कैपिटल T लगता है, आधे को कैपिटल T/2 लगता है, आधे से आधे को कैपिटल T/4 लगता है, इतने हिस्से को 3T/4 लगता है, इतने हिस्से को कैपिटल T लगता है। हमने पूरे ग्राफ के ऊपर टाइम मेंशन कर दिए कि यहाँ कितना टाइम है, यहाँ कितना टाइम है, यहाँ कितना टाइम है, यहाँ कितना टाइम है। पता चलाना था कि इन्हीं पॉइंटों पर एंगल कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा। तो हमारे पास एक रिलेशन था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसको हमने यूज़ करते हुए ये एक फार्मूला बनाया ये वाला, और इस फार्मूले के अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन हमको क्या बताना पड़ेगा, टाइम। सो मैंने इस जगह का टाइम पुट किया इसमें, इस जगह का टाइम पुट किया इसमें, इस जगह का टाइम पुट किया इसमें और इस पॉइंट का टाइम पुट किया इसमें। मैंने 4-5 डिफरेंट पॉइंट्स के टाइम पुट किए, तो हर जगह का टाइम पुट करने से मुझे हर जगह का एंगल मिल गया। इस जगह का एंगल मैंने ये लिख दिया, इस जगह का ये लिख दिया और इस जगह का ये लिख दिया और इस जगह का ये लिख दिया। लेकिन ये एंगल किस में था, रेडियन में था। इस रेडियन को फिर मैंने आपको बताया कि किस किस रेडियन में कितने कितने डिग्री होते हैं। इसमें 90 डिग्री हैं, इसमें 180 डिग्री हैं और 3π/2 में 270 डिग्री हैं और 2 पाई में 360 डिग्री होते हैं। ये सारा हम लोगों ने इसी के बारे में स्टडी किया। अब एक चीज़ हमें देखनी है कि इसके अंदर पीक वैल्यू कब आती है। ये एक पूरा साइकिल है,
इसमें पीक वैल्यू इस पॉइंट पे आती है और इस पॉइंट पे आती है, यानी 90 पे और 270 पे इसकी पीक वैल्यू आती है। अगला सवाल, एक साइकिल में कितनी दफ़ा पीक वैल्यू आती है? तो आंसर है एक साइकिल में 2 दफ़ा पीक वैल्यू आती है। अगला सवाल, अगर साइकिल 3 हो तो पीक वैल्यू कितनी आएगी? तो उससे डबल यानी 6 दफ़ा। अगर साइकिल 50 हो जाए तो पीक वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? तो 50 के साइकिल की पीक वैल्यू हम देखें, अगर एक साइकिल में 2 दफ़ा आती है तो 50 में 100 दफ़ा आएगी। इसके बाद हमें ये देखना है कि एक साइकिल में कितनी दफ़ा पोलैरिटी चेंज होती है। तो ये एक साइकिल है, ये पॉजिटिव थी नेगेटिव होगी, तो एक साइकिल में 1 दफ़ा पोलैरिटी चेंज होती है। अगर 20 साइकिल हैं तो कितनी दफ़ा पोलैरिटी चेंज होगी? 20 साइकिल में, एक साइकिल में 1 दफ़ा चेंज होती है, तो 20 साइकिल्स में भी 20 दफ़ा चेंज होगी। फिर अगला सवाल है कि एक साइकिल में मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ आती है? 0 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू आती है, 180 पे मिनिमम वैल्यू आती है और 360 पे मिनिमम वैल्यू आती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल में वैल्यू जो है किस एंगल से किस एंगल तक बढ़ती है? तो आंसर है 0 से लेके 90 तक वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है और उसके बाद फिर 180 से लेकर 270 तक बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन, वो कौन से एंगल हैं जिन एंगल पर वोल्टेज की वैल्यू कम होती है? तो आंसर है 90 से लेकर 180 तक कम होती है, फिर 270 से लेकर 360 तक कम होती है। क्लियर? तो ये इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस था। अगर हम अब डेफिनेशन बनाएं अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट में आपने देखा ये हर टाइम क्या करता है, बदलता है। ये बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता कम होता है, यहाँ भी बढ़ता और कम होता है, लेकिन ये पॉजिटिव में बढ़ता और कम होता है, ये नेगेटिव में बढ़ता और कम होता है। और नेगेटिव का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, बाकी उसी तरह ही है सारा कुछ। ठीक है जी, ये था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। और इसकी अगर डेफिनेशन बनाएं तो कैसे बनाएंगे? ये ऐसा करंट होता है जिसकी पोलैरिटी जो है आधे साइकिल के बाद क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये ऐसा करंट है जिसकी मैग्नीट्यूड हर लम्हे चेंज होती है। इसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती। आधा साइकिल मुकम्मल करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, एक खास इंटरवल के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हर लम्हे चेंज होती है। और कौन सी चीज़ है जो हर लम्हे चेंज नहीं होती? वो डायरेक्शन। क्या कभी चेंज होती है? यस, आधा साइकिल कंप्लीट होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके बाद फर्दर हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट होगा।